तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड मसल प्रोप्रियोसेप्टस। इसका मतलब ये है कि हम जब बैठे होते हैं तो हमें कैसे पता चलता है या बॉडी के अंदर कौन सी मैकेनिज्म है जो कुछ मसल को फ्लेक्स करके रखती है, कुछ मसल को एक्सटेंड करके रखती है। सो द मैकेनिज्म थ्रू विच द बॉडी इट्स ओन कैन फ्लेक्स और एक्सटेंड द मसल, दे आर कॉल्ड द मसल प्रोप्रियोसेप्टर्स। अब ये दो तरह के होते हैं, लाइक दीज आर द स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर that relay information about muscle dynamics। कहते हैं कि जो मसल्स है उनके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन ऊपर स्पाइनल कार्ड को देती है, एंड देन स्पाइनल कार्ड गोज टुवर्ड द हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन, और वहां से मसल की जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है उसको हम कंट्रोल करते हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, एक मसल स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं और एक गोल्जी टेंडर आर्गन होती है। इसको हम कहते हैं GTO, दैट इज कॉल्ड गोल्जी टेंडन आर्गन। अब देखिए, अगर हम मसल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ मसल, ये मैं एक बल्कि मसल लेता हूँ। अब इस मसल के अंदर अगर आप देखते हैं, विद इन द मसल वी हैव मसल फाइबर्स। इसके अंदर क्या है? मसल फाइबर्स है। और इन मसल फाइबर्स के अंदर जो हमारे पास स्ट्रक्चर अरेंज है, दे आर कॉल्ड मसल स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ठीक है जी। और ये जो मसल है ये फिर बोन्स के साथ अटैच है। आप लोग को तो ये पता होना चाहिए, इफ दिस इज द बोन, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बोन है तो इसके साथ ये मसल अटैच होते हैं। और वो स्ट्रक्चर जो मसल को बोन के साथ मिलाता है, दे आर कॉल्ड दी टेंडन्स। इसको हम क्या कहते हैं? टेंडन। तो इन टेंडन के ऊपर भी रिसेप्टर होती है, उनको गोल्जी आर्गन्स कहते हैं। सो गोल्जी आर्गन प्रेजेंट ऑन द टेंडन, एंड टेंडन आर द स्ट्रक्चर विच अटैचेस मसल टू द बोन। और उस टेंडन आर्गन को हम गोल्जी टेंडन आर्गन कहते हैं। और इस मसल के अंदर जो मसल फाइबर है उसके अंदर जो हमारे पास फिजिकल है उसमें जो रिसेप्टर है दे आर मसल स्ट्रेच रिसेप्टर। चलिए इसमें कुछ एमसीक्यूज है वो आप लोग को समझाता हूँ ताकि आप लोग इसको क्लियर कर सही तरीके से याद करें। देखिए, मसल स्ट्रेच रिसेप्टर इनकी पाथवे ये है कि इनिशियली व्हेन द मसल लेंथ इंक्रीजेज एंड स्पीड ऑफ स्ट्रेच, जब आप मसल को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को बढ़ाते हैं, सो इट विल एक्टिवेटेड द सेंसरी न्यूरॉन। इसमें जो न्यूरॉन्स होती है उनको हम डिस्कस करेंगे। 2A न्यूरॉन्स होती है एंड थ्रू डॉर्सल रूट गैंग्लियन। अब जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन है ये स्पाइनल कार्ड के अंदर होता है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ ताकि आप लोग को इसी के साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ। लेकिन यहाँ से अब ये डायग्राम सही तरीके से दिखेगा नहीं, तो आप लोग इतना ऐसा करें कि आप थोड़ा सा इसको फोकस के साथ देखें ताकि आप लोग सही तरीके से सीख सकें। ये मसल है, इस मसल से यहाँ से मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखा दूँ, लेकिन प्लीज ये डायग्राम और थ्योरी साथ साथ पढ़ेंगे, दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। मैं पहले डायग्राम से पढ़ा तो डायग्राम के बाद हम उस थ्योरी की तरफ जाएंगे। अगर ये एक मसल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मसल, इसके अंदर मसल फाइबर्स है। उन मसल फाइबर्स के अंदर जो स्पिंडल्स है, मसल स्पिंडल, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके जाने वाली जो हमारे पास फाइबर हैं, दे आर 1A and 2 फाइबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द सेंसरी आर द एफरेंट फाइबर फॉर मसल स्ट्रेच रिसेप्टर, दैट इज कॉल्ड 1A and 2 फाइबर। ये मसल स्पिंडल से जाते हैं और ये इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं स्पाइनल कार्ड में, और जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन देते हैं, दिस एरिया इज कॉल्ड डॉर्सल रूट गैंग्लियन। जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन है इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से जो मसल फाइबर से हमारे पास स्ट्रक्चर जाते हैं 1A and 2 फाइबर, ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन को इंफॉर्मेशन देती है। फिर डॉर्सल रूट गैंग्लियन आगे जनाब इंफॉर्मेशन लेके जाती है ब्रेन के अंदर हायर सेंटर में। अब हायर सेंटर के अंदर अल्फा न्यूरॉन होता है। कौन सा? अल्फा मोटर न्यूरॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा मोटर न्यूरॉन। अब ये जो अल्फा मोटर न्यूरॉन है ये करता क्या है? अब यहाँ पे दो चीजें याद रखे। ये जो रेड कलर की बनाई गई है, दिस फाइबर इज एंटागोनिस्ट। इसका मतलब ये है कि ये मसल को स्ट्रेच होने नहीं देगा। और ये जो ग्रीन कलर का है जो मसल तक आए है, दैट इज अ फाइबर एगोनिस्ट, ये एगोनिस्ट है। तो होता यह है कि जब न्यूरॉन में डॉर्सल रूट गैंग्लियन से इंफॉर्मेशन आती है, और ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई थी? मसल स्पिंडल से, जब उसको हमने स्ट्रेच करना था बाय द हेल्प ऑफ 1A and 2 फाइबर। तो यहाँ पे फिर ब्रेन के अंदर ये इंफॉर्मेशन आगे जाती है बाय द हेल्प ऑफ एंटर न्यूरॉन। एंटर न्यूरॉन के जरिए वो फाइबर जो मसल को स्ट्रेच नहीं होने देंगे, उन फाइबर को ये इनहिबिट करता है, एंटागोनिस्ट है। और जो फाइबर एगोनिस्ट है वो मसल को स्ट्रेच करने लग जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज नोन एज मसल स्ट्रेच मैकेनिज्म। अभी थोड़ा सा इसको हम थ्योरी के साथ पढ़ेंगे तो आप लोग को ये डायग्राम जो अभी पढ़ाया है, दैट विल बी अगेन वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो देख यहाँ पे हमने क्या कहा कि व्हेन देयर इज इंक्रीज लेंथ और स्पीड ऑफ स्ट्रेच,
इनिशियली बाय द हेल्प ऑफ 1 and 2A। कौन से फाइबर हैं? 1 and 2A। उसके मौजूदगी में ये जो मसल स्ट्रेच से इंफॉर्मेशन है वो डार्सल रूट गैंग्लियन में जाएगी। डार्सल रूट गैंग्लियन फिर आगे एक्टिवेट करेगी एंटर न्यूरॉन और अल्फा मोटर न्यूरॉन। और ये क्या करेगी? जो एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट, ये ओवर स्ट्रेचिंग को प्रिवेंट करेगी एंड दैट इज एंटागोनिस्टिक मसल को इनहिबिट करेगी। और जो एगोनिस्ट मसल है उनको एक्टिवेट करेगी विच कैन कॉज दी कॉन्ट्रैक्शन। So this whole concept is known as a muscle stretch receptor। अब देखें, इस मसल स्ट्रेच रिसेप्टर के लिए एफसीपीएस पार्ट 1 में जो एमसीक्यूज आते हैं वो इसका एक एफरेंट है और एक क्या होती है? इफेरेंट। एफरेंट वो है जो इंफॉर्मेशन ब्रेन को लेके जाते हैं, इफेरेंट वो है जो इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेके आते हैं। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि मसल स्ट्रेच रिसेप्टर के लिए एफरेंट कौन सी है, दैट इज द 1 and 2A। कौन से फाइबर? 1 and 2A। और जो इफेरेंट है द मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज कॉल्ड अल्फा मोटर न्यूरॉन। वो क्या होता है? अल्फा मोटर न्यूरॉन। ये हमारे पास एज ए इफेरेंट काम करता है, ठीक है जी। अब इसके बाद हमने ये डिस्कस करना है कि लोकेशन या इनर्वेशन ये होती कहाँ पे है? बॉडी ऑफ मसल दैट इज टाइप ए एंड टाइप 2 सेंसरी एक्सॉन। ये जो टाइप ए 1A और 2, जो टाइप 1A और मतलब 2 है, इसको जनाब ये वहाँ पे लोकेट होते हैं। इसका काम ये तब एक्टिवेशन होता है जब मसल की स्ट्रेच बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डीप टेंडन रिफ्लेक्स। अब इसके बाद आते हैं सेकंड टाइप्स की, ये भी सेम है लेकिन यहाँ पे जब मसल के अंदर टेंशन बढ़ती है, क्या बढ़ती है? टेंशन। तो ऐसा मैकेनिज्म जो मसल स्ट्रेच के साथ बढ़ती है उसका नाम मसल स्ट्रेच रिसेप्टर है। या ऐसा मैकेनिज्म जो मसल को कंट्रैक्ट करती है व्हेन इंक्रीज लेंथ ऑफ द मसल इज देयर। तो मसल की लेंथ इंक्रीज होने से जो प्रोसेस एक्टिवेट होकर मसल की कंट्रेक्शन कराती है, इसको हम मसल स्ट्रेच रिसेप्टर कंसेप्ट कहते हैं। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वो कंडीशन जिसमें मसल के अंदर टेंशन बढ़ती है और वो मसल को कंट्रैक्ट करती है तो उसका नाम गोल्जी टेंडन आर्गन है। तो जब टेंशन बढ़ती है तो डार्सल रूट गैंग्लियन फिर से एक्टिवेट होता है। और सेम चीज वही है, एक्टिवेशन ऑफ इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन, इनहिबिशन ऑफ एगोनिज्म मसल। अब इसमें क्या होता है? एगोनिस्टिक मसल इनहिबिट होते हैं बिकॉज टू रिड्यूस टेंशन विद इन द मसल एंड टेंडन। और ये वहां पे होते हैं जहाँ पे 1B सेंसरी एक्सॉन। और ये तब होता है जब मसल टेंशन बढ़ता है। तो प्लीज दो बात याद रखें, ये सब मैकेनिज्म जो मसल को कंट्रैक्ट करने में हेल्प करे, बट व्हेन द मसल स्ट्रेच इन इंक्रीज दैट इज कॉल्ड ऑफ मसल स्ट्रेच रिसेप्टर। और वो कंसेप्ट जिसमें मसल कंट्रैक्ट हो जाए लेकिन जब मसल के अंदर टेंशन बढ़ जाए तो इसको गोल्जी टेंडन आर्गन रिफ्लेक्स कहते हैं। अब देखें ना, यहाँ पे जो फाइबर है ये 1A and 2 फाइबर है, दैट इज कॉल्ड 1A and 2। दे आर दी एफरेंट। ये क्या है? एफरेंट। मसल स्ट्रेच के अंदर द एफरेंट इज 1A and 2 फाइबर। लेकिन जो यहाँ पे गोल्जी टेंडन आर्गन है इसके लिए जो एफरेंट है दैट इज कॉल्ड 1B। ये सिर्फ 1A है और ये 1B है। दीज आर द MCQ क्वेश्चन, दे विल टेस्टेड अपॉन द एग्जाम। यहाँ से ये इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं और सेम एरिया डार्सल रूट गैंग्लियन को देते हैं। फिर ये एंटर न्यूरॉन के जरिए मोटर न्यूरॉन, अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट करता है। तो जो फाइबर एगोनिस्टिक है उसको इनहिबिट करता है ताकि जो मतलब मसल है उसके अंदर बियॉन्ड द लिमिट टेंशन ना हो जाए। तो प्लीज MCQ याद रखें। द टाइप ऑफ मसल कंट्रैक्शन रिफ्लेक्स which is activated when the muscle stretch is increases, that is called a muscle stretch receptor concept। और जब मसल के अंदर टेंशन बढ़ती है तो फिर मसल के अंदर जो ऑटोनोमिकली कंट्रैक्शन रिफ्लेक्स चलती है उसको गोल्जी टेंडन आर्गन कहते हैं। द एफरेंट फॉर मसल स्ट्रेच रिसेप्टर दैट इज कॉल्ड 1A and 2, बट द एफरेंट फॉर गोल्जी टेंडन आर्गन दैट इज कॉल्ड 1B। तो आप लोगों ने अगर इस तरह के, और दोनों के लिए जो इफेरेंट है वो अल्फा मोटर न्यूरॉन होता है, ठीक है जी। सो आई होप दैट मेक सेंस एंड वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद है बोन फार्मेशन। ये तो इन लोगों ने जस्ट सिंपल एक दो चीजें लिखी है लेकिन बोन फार्मेशन आप लोगों को आगे मैं एनाटोमी के पार्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ाऊंगा कि जो बोन फार्मेशन है वो आप लोगों ने किस तरह याद रखने हैं। देखें, द मोस्ट इंपोर्टेंट, हमारे पास जो बोन है इसकी फार्मेशन को हम कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियो मीन बोन, जेनेसिस मीन फार्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फार्मेशन ऑफ बोन दैट इज नोन एज ऑस्टियोजेनेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब सवाल ये है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कुछ बोन्स ऐसे हैं कि वो हम कार्टिलेज से बनाते हैं।
So those bone which is made up of cartilage, they are called endochondral ossification. और वो बोन जो मीजनकाइमल मेम्ब्रेन से बनती है, कहाँ से? मीजनकाइमल मेम्ब्रेन। मैं फिर से बता रहा हूँ, वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इन एनाटमी पार्ट इन ग्रेटर डिटेल द बोन फॉर्मेशन। इसको हम मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन कहते हैं। तो जस्ट फॉर लेटर नाउ यू पीपल मस्ट नो bone formation is occur via two ways. It is either formed from cartilage which is called endochondral ossification, या बोन की जो फॉर्मेशन है वो किससे होती है? एक कनेक्टिव टिश्यू या मेसेंकाइमल मेम्ब्रेन से होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। अब देखें वो कौन से बोन्स है जो एंडोकोंड्रल ओसिफिकेशन से बनती है। एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन, द बेस ऑफ द स्कल बोन, these are the bone which is made up of cartilaginous model. I told you before, chondral is the word used for cartilage. तो मतलब वो बोन जो इनिशियली कार्टिलेज थी, बाद में बोन पे रिप्लेस हो जाए, तो मतलब वो एंडोकोंडल ऑसिफिकेशन। तो कार्टिलेज में मॉडल ऑफ द बोन इज फर्स्ट मेड बाय कोंड्रोसाइट। देखे ना, वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हमारे पास क्या होता है, अगर बोन है ना, बोन इसके अंदर जो मेच्योर सेल है इसको ओस्टियोसाइट कहते हैं। लेकिन सेम अगर इसकी रिप्लेसमेंट पे हम बात करें किस चीज की, कार्टिलेज, तो कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड कोंड्रोसाइट्स। इनको क्या कहते हैं? कोंड्रो। तो कहते हैं जो एंडोकोंड्रल ओसिफिकेशन है, कार्टिलेज के जरिए जो बोन बनती है इनिशियली, मतलब उसके अंदर कोंड्रोसाइट है, फिर ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट लेटर रिप्लेस विद ओवन बोन। इनिशियली जो बोन का स्ट्रक्चर बनता है वो ओवन बोन है, और इसके अंदर जो बोन सेल है वो अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर बाद में जनाब उसके अंदर क्या आता है? ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट, एंड दी देन रीमॉडल टू फॉर्म दी लेमेलर बोन and proper bone. In adult, poor bone occur after fracture and Paget disease. Paget disease a type of bone problem. इसके अंदर क्या होता है? ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी ज्यादा होती है। सॉरी, अगर आप पेजेट डिजीज को एक सेंटेंस में याद करना चाहें कि पेजेट डिजीज ऑफ द बोन, लाइक आप लोगों ने बोन इसलिए लिखना है क्योंकि पेजेट डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट भी होती है, ठीक है? तो पेजेट डिजीज ऑफ द बोन में दो चीजें याद रखें, एक होते हैं ओस्टियोब्लास्ट, अनदर इज कॉल्ड ओस्टियोक्लास्ट। दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। देख यार, इसमें बी है, बी का मतलब होता है जिस तरह ओस्टियो मीन बोन, बी फॉर बिल्ड, इसका मतलब ये बोन को बिल्ड करने वाले सेल है। और यहाँ पे ओस्टियो, तो इसके अंदर क्या है? सी। तो सी का मतलब होता है क्लीव, सी का मतलब क्या है? क्लीव। ये बोन को डिसॉल्व करने की कोशिश करता है, ये बोन को लाइस करने की कोशिश करता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ऐसे सेल जो बोन को बनाती है दैट इज कॉल्ड ओस्टियोब्लास्ट, और वो सेल जो बोन को लाइस करती है, क्लीव करती है, दैट इज नोन एज व्हाट? ओस्टियोक्लास्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब आप लोगों ने याद रखना है कि जो पेजेट डिजीज है इसमें जो ओस्टियोब्लास्ट है दे आर इनहिबिटेड, और जो ओस्टियोक्लास्ट है दे आर एक्टिवेटेड। तो आप लोग बताएं कि अगर हम बोन बनाने वाले सेल को इनहिबिट करें और बोन काने वाले सेल को एक्टिवेट करें, then the bone will become very very weak, that will lead to osteoporosis and increase the risk of pathological fracture. So a condition characterized by decreased osteoblast activity and increased osteoclast activity, that disease is called पेजिट डिजीज। तो कहते हैं एडल्ट के अंदर पेजिट डिजीज में बोन जो है वीक होता है, ऐसा लगता है कि इमेच्योर है, उसको ओवन बोन कहते हैं। और डिफेक्टिव इन एकांड्रोप्लेजिया, एकांड्रोप्लेजिया मीन अगर वो कंडीशन जिसके अंदर कार्टिलेज बनाने वाले सेल जो है उसकी नंबर मिस हो जाए, एब्सेंट हो जाए। तो जब कार्टिलेज खुद नहीं बने तो फिर बोन फॉर्मेशन भी प्रॉपर नहीं होगी। तो आप लोग इतना याद रखें, दोज बोन which is really made up of cartilaginous model, they are called endochondral ossification. अब membranous ossification से जो बोन बनते हैं, कैलवेरियम मतलब ये स्कल बोन के अंदर, फेशियल बोन एंड क्लेविकल, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो क्लेविकल को बार बार एमसीक्यूज करूंगा। दिस इज द ओनली लॉन्ग बोन विच प्रेजेंट इन द बॉडी हॉरिजॉन्टली, इसको ब्यूटी बोन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। और ये वाहिद लॉन्ग बोन है जो मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन के जरिए बनती है। ओवन बोन फॉर्म डायरेक्टली विदाउट कार्टिलेज, यहाँ पे ओवन बोन तब बनता है जब पहले से कार्टिलेजिनस मॉडल होता है। तो ऐसा ऑसिफिकेशन, ऐसा ओस्टियोजेनेसिस प्रोसेस जिसमें ओवन बोन को बनाने के लिए कार्टिलेजिनस मॉडल चाहिए, दैट इज कॉल्ड एंडोकोंड्रल। और जहाँ पे कार्टिलेजिनस मॉडल डायरेक्ट बने विदाउट एनी ओवन बोन फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस। और लेटर दिस आल्सो विल बी रिप्लेस्ड बाय लेमेलर बोन विच इज द प्रॉपर बोन। तो बोन बनाने के लिए हमारे पास दो तरह के प्रोसेस या दो तरह के जो मैकेनिज्म है वो आप लोग को आने चाहिए। इसके बाद द नेक्स्ट वन,
दैट इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी ऑफ द बोन। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियो मीन बोन, बी फॉर बिल्ड द बोन बाय secreting collagen and catalyzing mineralization in alkaline environment through alkaline phosphatase। इतना याद रखे, द वेरी वेरी इजी फंक्शन ऑफ ओस्टियोब्लास्ट, दे इंक्रीज कोलेजन सिक्रीशन एंड दैट्स वे इट इंक्रीज टू हेल्प द बोल्ड बोन। तो ये बोन को बिल्ड करने में, बोन को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। इट डिफरेंशिएट फ्रॉम mesenchymal स्टेल सेल इन द पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द बोन। कहते हैं उसके अंदर जो mesenchymal स्टेम सेल है, ये से डिफरेंशिएट मतलब ये है अलग होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी measured by bone ALP, osteocalcin, प्रोपेप्टाइड ऑफ टाइप 1 प्रो कोलेजन। एक्चुअली जो बोन के अंदर कोलेजन प्रोटीन है, दे आर कॉल्ड दी टाइप 1 कोलेजन। टाइप 1 कोलेजन इज द ह्यूमन एबंडेंट प्रोटीन। ये हम डिस्कस करेंगे जिस तरह टाइप 1, टाइप 2, 3 एंड 4। ये फर्स्ट एड के अंदर बायोकेम हिस्ट्री, जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पे इन लोगों ने ये डिटेल से बताए हैं। ये इंशाल्लाह हम वहां पे डिटेल से फिर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को इतना बताता चलूँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, कि ये चीज़ आप लोगों को आना चाहिए कि यहाँ पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप लोगों को पता हो कि जब ओस्टियोब्लास्ट है उनकी एक्टिविटी हमें कैसे पता चलेगी। ईएलपी को मेजर करने से पता चलती है, और ओस्टियोकैल्सिन या प्रोपेप्टाइड से पता चलती है। ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं ओस्टियोक्लास्ट। तो ओस्टियोक्लास्ट, सी फॉर क्लीव, सी फॉर क्रश द बोन बाय सिक्रेटिंग हाइड्रोजन एंड कोलाजिनेस। देखिए कोलेजिन क्या है, कोलेजिन इज अ प्रोटीन विच मेक द बोन स्ट्रांग। 90% जो कोलेजिन टाइप 1 है वो बोन के अंदर है, और बोन की जो हार्डनेस है वो भी कोलेजिन की वजह से है। लेकिन ये जो ओस्टियोक्लास्ट है, ये बोन के अंदर हाइड्रोजन सिक्रीट करती है और कोलेजिनेस को एक्टिवेट करके कोलेजिन को खराब करती है। दैट विल लीड्स टू व्हाट, डिसॉल्विंग ऑफ द बोन। यहाँ पे लेके डिफरेंशिएट फ्रॉम अ फ्यूजन ऑफ मोनोसाइट मैक्रोफेज lineage रिकर्सर। rank receptor is very important on osteoclast, stimulated by rank L। rank L mean rank ligand expressed on osteoblast। एक दो पॉइंट बता रहा हूँ, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। जो ओस्टियो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओस्टियोब्लास्ट, कौन सा, ओस्टियोब्लास्ट। और यहाँ पे लिखता हूँ ओस्टियोक्लास्ट, यहाँ पे क्या है, ओस्टियोक्लास्ट। अब एक चीज याद रखे, जब बॉडी के अंदर पीटीएच हार्मोन, अभी हम पढ़ेंगे पैराथायराइड हार्मोन, ये क्या करता है, ये ओस्टियोब्लास्ट के ऊपर एक्ट करता है रैंक एल पे, मतलब लाइगेंड पे, दैट इज ऑन ओस्टियोब्लास्ट। और ये रैंक एल पर आगे स्टिमुलेट करता है ओस्टियोक्लास्ट को। अब ओपीजी क्या है, ओस्टियो प्रोटेग्रेन एंड रैंक एल डीके फैक्टर बाइंड रैंक एल टू प्रिवेंट रैंक एल इंटरेक्शन एंड डिक्रीज ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। तो जो ओपीजी है, ओस्टियो प्रोटेग्रेन, ये बोन प्रोटेक्टिव है। ये रैंक एल को क्या करता है, बाइंड करता है, और ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट होने नहीं देता। तो आप लोगों ने सिंपल याद रखना है, बोन फार्मिंग सेल, बोन बनाने वाले सेल क्या है, द मोस्ट इंपोर्टेंट इज ओस्टियोब्लास्ट। बोन डिजॉल्व करने वाले सेल क्या है, ओस्टियोक्लास्ट। और इस ओस्टियोक्लास्ट को एग्जाम के अंदर याद रखें, एफसीपीएस वाले खासकर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, द मोस्ट इंपोर्टेंट, इनको हम कहते हैं मैक्रोफेज ऑफ द बोन। इनको हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेज ऑफ द बोन। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, एट लो इंटरमीडिएट लेवल एक्सर्ट एनाबोलिक इफेक्ट, बोन बिल्ड करता है ऑन ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट इनडायरेक्ट। अब देखें, मैंने आप लोगों को बताया कि पीटीएच डायरेक्टली एक्ट ऑन ओस्टियोब्लास्ट, बट दे इनडायरेक्टली एक्टिवेट द ओस्टियोक्लास्ट। और क्रोनिकली ज्यादा देर तक अगर पीटीएच का लेवल बढ़ जाए, जिस तरह हमने डिस्कस किया है, क्रोनिकली इंक्रीज लेवल ऑफ पीटीएच इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि दिस विल कॉज मोर एक्टिवेशन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट, तो बोन के अंदर वीकनेस होगी। एंड द बोन प्रॉब्लम विच इज ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ पीटीएच इज कॉल्ड ओस्टियाटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। क्योंकि जब पीटीएच ज्यादा देर तक बोन पे काम करेगी, इट विल मेक द बोन वीक। क्योंकि पीटीएच का काम बोन को डिजॉल्व करना है, बोन को रिजॉल्व करना है। तो आप लोगों ने इतना, आप लोगों ने याद रखना है, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि इसमें क्या होता है कि जब पीटीएच बोन पे काम शुरू करेगा, और ये बोन पे क्या करते हैं, इट टेक कैल्शियम फ्रॉम द बोन। क्योंकि द स्ट्रांगेस्ट स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ पीटीएच इज हाइपोकैल्सीमिया। तो ये चाहता है कि मैं बोन से कैल्शियम ले लूँ, और जब ये बोन से कैल्शियम लेता है तो क्या होता है, बोन का जो पार्ट है इट बिकम इन्फ्लेम्ड, ओस्टियाटस, वहां पे फाइब्रोज होती है, एंड सिस्ट मीन केविटी बन जाती है। तो ओ एफ सी स्टैंड फॉर ओस्टियाटस फाइब्रोसिस सिस्टिका।
that is a diagnostic feature of an X-ray in parathyroid hormone increase level, that is hyperparathyroidism. एस्ट्रोजन क्या करता है? इट इज इनहिबिट एपोप्टोसिस इन बोन फॉर्मिंग सेल ओस्टियोब्लास्ट, इंड्यूस एपोप्टोसिस इन बोन रिजॉर्विंग सेल ओस्टियोक्लास्ट। आसान मतलब बात है। पेजिड डिजीज का उल्टा है ये। पेजिड डिजीज में ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी कम होती है, ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी ज्यादा होती है। लेकिन ये उल्टा है किस चीज के लिए? फॉर द एस्ट्रोजन। द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन ऑन द बोन, कि ओस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट करता है। ओस्टियोब्लास्ट इसकी एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है ताकि ओस्टियोब्लास्ट डाई ना हो और ये ज्यादा देर तक रहे। और ये इंड्यूस करता है एपोप्टोसिस ऑफ बोन रिजॉर्विंग सेल ओस्टियोक्लास्ट। तो जिस मतलब लोगों में स्पेशली इन फीमेल, क्योंकि फीमेल सेक्स हार्मोन है, उसमें एस्ट्रोजन की वजह से क्या होगी? बोन बिकम स्ट्रांग। वाई? द रीजन इज इट इंक्रीजेस द लाइफ स्पान ऑफ ओस्टियोब्लास्ट एंड डिक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ओस्टियोब्लास्ट। और ये क्या करते हैं? क्लोजर ऑफ एपिफाइशियल प्लेट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अगर एक फीमेल में एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो, चाहे वो सर्जरी की वजह से हो, या एस्ट्रोजन ओवरीज की मतलब ओवरीज का मसला हो, या उससे पोस्ट मीनोपॉज, क्योंकि आफ्टर मीनोपॉज जब फीमेल की मेंसेस कंप्लीटली खत्म हो जाती है तो फिर एस्ट्रोजन की रिलीज जो है और प्रोजेस्टेरॉन की वो मतलब खराब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसमें क्या होता है फिर? इसमें इंक्रीज रिमोडलिंग एंड बोन रिजॉर्प्शन। एस्ट्रोजन का नॉर्मल काम ये बोन प्रोटेक्टिव है, इसलिए फीमेल के अंदर बोन के इश्यूज कम है एज कम्पेयर टू मेल। और अगर मीनोपास के बाद देखें एस्ट्रोजन की लेवल खराब होने की वजह से देन देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। तो आप लोगों को आना चाहिए कि व्हाट इज द लीडिंग काज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस इन ओल्डर एज फीमेल या मीनोफास फीमेल? आंसर इज डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। तो देखिए ये ओस्टियोब्लास्ट है और ये ओस्टियोक्लास्ट है, ठीक है जी। ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट ये बोन को बनाता है, बोन फॉर्मेशन करता है, और ये वाला बोन को रिजॉर्व करता है, ये बोन को खत्म करता है। तो जो ओस्टियोब्लास्ट है इस पे रैंक एल है, रैंक लाइगेंड है, और ओस्टियोक्लास्ट पे रैंक होता है। अब इन दोनों को मिलाने से अब ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट जब मिलते हैं इट विल एक्टिवेट व्हाट? आंसर इज ओस्टियोक्लास्ट। तो जो ओपीजी है, ओपीजी ये क्या करता है? इस रैंक को रैंक एल पे होने नहीं देता ताकि बोन एबनॉर्मल तरीके से लाइस ना हो जाए। सो ओपीजी इज नथिंग बट इट इज वन ऑफ द बोन प्रोटेक्टिव एंजाइम। तो ये क्या होता है? बोन प्रोटेक्टिव। दिस व्हाट ऑल अबाउट फ्रॉम द कोर ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एनाटॉमी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सिस्टम में हम पैथोलॉजी पार्ट में जाएंगे। जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।